तो बिहार में जब से जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं तब से पूरे देश भर में जाति जनगणना को लेकर विपक्ष और पक्ष आवाज बुलंद करने लगे हैं। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शेट्टी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शेट्टी से करना चाहूंगा। राकेश साहब, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद कर रही है। जब से बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं तब से राहुल गांधी का भी बयान सामने आने लगा है। अभी चुनाव सर पर है, ये सिर्फ इसीलिए, इससे पहले तो कभी कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर आवाज बुलंद नहीं की गई। शेट्टी साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है। इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त करके वापस से आपके पास आऊंगा। बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका जी, जिस तरीके से अब चुनाव सर पर हैं और चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं, बीजेपी पार्टी भी पीछे नहीं है। जातिगत जनगणना को करा लेने में समस्या क्या है आखिर? ऋषभ जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि एक विपक्ष के द्वारा इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरुद्ध है या हम उसके पक्ष में नहीं है। पहला विषय ये कि अभी आप भी इस विषय को जानते हैं कि जातीय जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जो सूची है केंद्र की और राज्य के पास नहीं है, एक विषय। दूसरा विषय, जातीय जनगणना कराने की नियत क्या है, नीति क्या है, उसको लेकर एक स्पष्ट नीति के आगे उसका क्या किया जाना है। नीतीश कुमार जी की प्रकृति और प्रवृत्ति रही है ब्लैकमेलिंग और दबाव की राजनीति करने की, और जब वो देखते हैं कि उस गठबंधन में उन्हें कोई संयोजक का पद नहीं मिलता है और बार बार अपने साथियों से कहलवाने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया जाता है, तो उस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। जो सर्वे कराया गया है, जनगणना कराई गई, वो 27-28 बिंदुओं पे कराई गई है। सबसे पहले जातीय जनगणना के आंकड़े बाहर लाकर वो फिर से हिंदू को, सनातन का, जो अगर आप आंकड़े देखते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़े ने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन को बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया है, क्योंकि सनातनी, हिंदू, भारतीय और राष्ट्रवादी लोग अब एक हो गए हैं। वो अगड़ा, पिछड़ा, स्वर्ण, ओबीसी, दलित, महादलित से हटकर हिंदुत्व के लिए, भारतवर्ष के लिए और सनातन परंपराओं के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले दल के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। ऐसे में फिर से जाति पाति में देश को बांटकर बिहार को उसी दावानल में जातीय हिंसा के झोंक कर क्या नीतीश जी करना चाहते हैं। और राहुल जी ये बताएं कि 70 साल उनकी सत्ता रही है, 70 साल में 1931 के बाद क्यों नहीं ये जनगणना हुई, एक विषय। दूसरा विषय ये है कि वो किसे बता रहे हैं। ठीक है अनामिका जी, वापस से आऊंगा। राहुल गांधी से सवाल किया जाना चाहिए, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई? वापस से आऊंगा आपके पास। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति की अच्छी पकड़ भी रखते हैं। दिलीप साहब, आपसे समझना चाहेंगे, बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना के आंकड़े आए उसके बाद देश भर में कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से इसका पूरी तरीके से समर्थन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सवाल किया जा रहा है 70 साल कांग्रेस में सरकार रही कांग्रेस की, तब तो जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद नहीं हुई। अब चुनाव सर पर है तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना से अब राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं हिंदुस्तान में और 2024 के चुनाव में? सबसे पहले तो जो बिहार में आया है वो जातिगत जनगणना नहीं है, वो जातिगत सर्वे। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकारों को मिले, जनगणना केंद्र सरकार की है। दूसरा सवाल कि 70 साल राहुल गांधी रहे, उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, अब उस बात को पुरजोर तरीके से क्यों उठा रहे हैं? उसका कारण है कि पहले जातिगत प्रलोभन अन्य तरीकों से दिए जाते थे, जैसे जनगणना नहीं कराई गई लेकिन जो रिजर्वेशन का सब्सिडी था वो जाति के आधार पर ही छोड़ा जा रहा था, तो वो फॉर्मूला तब काम कर रहा था। अब जब इनके हाथ से सत्ता चली गई है तो सत्ता को वापस पाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व का एजेंडा पूरे देश में दे दिया और उनका हिंदुत्व का मतलब जितने भी हिंदू सनातनी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो एसटी हो, एसटी हो, एक्स्ट्रा ईबीसी हो, जितने भी लोग हैं वो सब की सब सनातनी है। तो सनातनी और हिंदू, तो ये जो इन्होंने सब्बा छोड़ा भारतीय जनता पार्टी, ये इस बात की राजनीति को लेकर चलना चाहती है। अब ये राजनीति का फॉर्मूला 2014 से भाजपा के फेवर में लगातार हिट होता चला। केंद्र सरकार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उत्तरांचल में भी हुआ, और बहुत सारे जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं उसमें ये फॉर्मूला काम कर गया और राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी होने जा रहा है।
तो ये स्ट्रेटेजी भाजपा के लिए काम कर रही है। अब इस स्ट्रेटेजी को काउंटर कैसे किया जाए? तो ऐसा नहीं कि भाजपा की प्रवक्ता भी कह रही थी कि जातिवाद की बात नहीं करते सब जातिवाद की बात है। अगर आप जातिवाद की बात नहीं करते तो आप भी जातिगत रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा काउंटर हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है ये जातिगत सर्वे करा करके, और इस जातिगत सर्वे से उन्होंने ये दिखा दिया है कि 84% लोग ऐसे हैं जो SC ST OBC किसी की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये राजनीतिक फेलियर है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आएगा। जनता तो ये मान रही कि हाँ 84% अगर हमारी जनता है तो राजनीति में और लेजिस्लेशन में हमारा भी 84% हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी बात को अब राहुल गांधी, नीतीश कुमार जो अपोजिशन का अलायंस है वो प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है कि आदमी के दिमाग में जो भाजपा का हिंदुत्व छाया हुआ है उस हिंदुत्व में अब डिवीजन, और अगर ये डिवीजन कर पाने में सफल रहे तो निश्चित रूप से 2024 में भाजपा को नुकसान होगा और इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास दिलीप जी। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश जी। राकेश जी, कांग्रेस द्वारा अब जाति जनगणना को लेकर लगातार आवाज बुलंद की जा रही, बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है 70 साल आपकी सरकार रही, तब तो जाति जनगणना के बारे में नहीं सोचा, अब चुनाव है 2024 में तो जाति जनगणना दिखाई देने लगी। बिल्कुल, हमने जब कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ और उसके बाद जब राहुल जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तब राहुल जी ये जोर दे रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और हमारी सरकार जब भी सत्ता में आएगी हम कटिबद्ध है कि ये करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी चीज मानना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम जब सत्ता में थे तब हमने ये नहीं करवाया, मगर आने वाले वक्त में हम इसको जरूर करेंगे। उन्होंने, राहुल जी ने खुद ये माना कि पिछले सरकारों ने हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है, मगर इस गलती का सुधार हम आगे 2024 के बाद करेंगे। ठीक है राकेश जी, वापस से आऊंगा आपके पास। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बी नाजिया खान जी। नाजिया जी, आपसे समझना चाहेंगे जो जाति जनगणना को लेकर राजनीति तेज होने लगी है, क्या इसका असर समाज पर पड़ेगा? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए, इससे बिहार की राजनीति में तो असर पड़ेगा, लेकिन अगर जाति जनगणना पूरे देश में हो जाती है तो इसका असर समाज पर पड़ेगा। मैं तो कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके घर के जो सबसे बड़े हैं उन्होंने ये बात कही है। तो इंदिरा गांधी जी तो ऐलानिया कहा करती थी कि ये चीज नहीं होना चाहिए और जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ये उनकी स्टेटमेंट आज भी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब ओबीसी का सर्वे हो रहा है तो मुसलमान के 72% का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ऊपर जो ओबीसी और हिंदू माइनॉरिटी जो रो रहे हैं उनके बारे में कभी ख्याल क्यों नहीं आया। चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी ओबीसी का कोई एडमिशन क्यों नहीं होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओबीसी को छाट करके और बिल्कुल किनारे फेंक करके क्यों अपने एडमिशन के आंकड़े निकालता है। तो ये जो विपक्षी दलों ने अपनी जो रणनीति निकाली है और पसमानदा मुसलमानों को तलाक दे डाला है, इससे उनकी जीत तो असंभव हो चुकी है। साथ साथ कल ही जो फलस्तीन और हमास को सपोर्ट करते हुए और एक समुदाय को सपोर्ट करते हुए उनके टेररिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी। तो नाजिया जी, आपकी बात से क्या समझा जाए कि एक विशेष समुदाय को पीछे करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली, और भारत में रह करके संविधान ना मानने वाले लोगों को अगर इस तरह से अगर कैमरा के सामने और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के जितने भी नागरिक है जो भारत की भूमि से और अखंड भारत से प्यार करते हैं वो रोड पर उतरेंगे। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन नाजिया जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर एक विशेष समुदाय को पीछे करने की कोशिश की जा रही है तो उनको दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को बंद कर दिया जाता, सरकार की तरफ से उन चीजों को बैन कर दिया जाता? वापस से आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई है बीजेपी से। अनामिका जी, पूरी बात आपने नाजिया जी की भी सुनी और राकेश जी की भी सुनी, दीपक जी की भी सुनी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा दिक्कत है जाति जनगणना से। ऋषभ जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये बहुत हास्यप्रद बात है।
मैंने दिलीप जी को सुना, बहुत सुंदर विश्लेषण था और उन्होंने सच कहा कि ये एक सर्वे है, ये जनगणना नहीं है। और ये जो भ्रमक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी से, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके सलाहकार उन्हें क्या बताते हैं, ये बहुत लेकिन अनामिका जी, राकेश जी बोल रहे हैं कि राहुल जी तो माफी भी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, 70 साल तक हमने जनगणना नहीं की। मैं राकेश जी की बात पर आऊंगी। राकेश जी किस चीज के लिए राहुल जी माफी मांगेंगे? क्या राहुल जी मनमोहन सिंह जी के उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगेंगे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? क्या वो कश्मीर के नरसंहार के लिए माफी मांगेंगे? इतिहास के उस दौर के लिए जब हिंदुओं से कहा गया, भारतीय हिंदुओं से, कि आप अपनी बहन बेटी यहाँ छोड़कर जाए, गिरजा टिक्कू को बीच से चीरा जाता है और मनमोहन सिंह उसी यासीन मलिक को अपने दफ्तर में बिठा के बिरयानी खिलाते हैं। किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? क्या वो आपातकाल के लिए माफी मांगेंगे? क्या इस देश को अगड़ा पिछड़ा छोटे बड़ों में बांट देने के लिए माफी मांगेंगे? लालू जी के साथ गठबंधन करने के लिए माफी मांगेंगे? उनके पास इतने विषय है कि वो माफी मांगते मांगते उनका पूरा जीवन निकल जाएगा, तभी भारतीय इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा। दिलीप जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। इसके बाद मैंने नाजिया जी को सुना। नाजिया जी ने बहुत सुंदर बात कही। पहले तो मैं एक चीज ऋषभ जी बहुत स्पष्ट करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, कि पहले तो ये गठबंधन के लोग ये स्पष्ट कर लें आपस में कि चाहते क्या है। राहुल जी का एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे बड़ों ने कहा, जैसे नाजिया जी ने कहा, उनका और इंदिरा जी, उनका परिवार कभी भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं रहा। 70 साल एक विषय। दूसरा विषय वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इससे समस्या सबसे पहले गांधी परिवार को हो कि वो किस धर्म के, किस जाति के और उनकी कितनी हिस्सेदारी कांग्रेस में हो। इसके बाद बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिक्कत हो कि 2.47% कुर्मी होने के बाद वो सीएम क्यों है। इसके बाद तेजस्वी जी को, यादवों को बताना पड़े, दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा कि 14% होने के बाद 60%, लेकिन अनामिका जी, टिकट कैसे देते हैं जी? अनामिका जी, एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों को पीछे करने की कोशिश की जा रही है नाजिया जी के मुताबिक, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, आपने नाजिया जी की बात को, मुझे नहीं लगता कि जिस संदर्भ में आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर कह रहे हैं उस तरह से नाजिया जी ने कहा है। जितना मैं समझ पा रही हूँ उनके जो विचार है वो बहुत स्पष्ट। नाजिया जी, मनीष कॉल रखो, बाद में कॉल करना। ठीक है अनामिका जी, वापस से आऊंगा आपके पास। राकेश जी, पूरी बात आपने सुनी, स्पष्ट तौर पर अनामिका जी अपनी बात रख रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले नाजिया जी ने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के बच्चों को अलाउड नहीं है और वहां पे नहीं पढ़ते। फैक्ट ये बताता है कि गए साल मोदी सरकार ने एक सर्वे निकाला था, 60% बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो हिंदूज है। एमबीबीएस बीटेक के 70% स्टूडेंट्स वहां से पास आउट हुए 2023 में, वो हिंदू है। उसी तरह एमबीबीएस में कर दिया जाता है, ये 85%, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। नाजिया जी, आप डिबेट में आने से पहले थोड़ा सा पढ़ के आइए और इस देश को मुस्लिम में बांटना बंद करके। और पाकिस्तान की बात इस डिबेट में कहाँ से आ गई? आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? तो आप मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से बाहर आ जाइए। इस देश की जनता, ठीक है राकेश जी, नाजिया जी ऐसे नहीं, जो एक एक करके देश को हिंदू और मुस्लिम से बांटना चाहती है। राहुल जी ने सही मुद्दा पकड़ा है। इस देश में के लोगों को, दलित, आदिवासी, ओबीसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू के धर्म के नाम पे आप ये बोलना बंद कर दीजिए। जब तक सर्वे नहीं होगा इन लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। अभी आपकी के सरकार, लेकिन नाजिया जी, राहुल गांधी तो माफी भी मांग रहे हैं ना, उनसे गलती हो गई, 70 साल तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आप ठीक है, देर आए दुरुस्त आए कह रहे हैं। माफी मांगेंगे, सायरा बानो के लिए माफी मांगेंगे, शाह बानो के लिए माफी मांगेंगे, सनातनियों से माफी मांगेंगे, राम मंदिर के लिए, ज्ञान वापी के लिए माफी मांगेंगे, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए माफी मांगेंगे, क्या के लिए माफी मांगेंगे, पॉलिटिक्स के लिए माफी मांगेंगे, हलाला के लिए माफी मांगेंगे, क्या चीज के लिए माफी मांगेंगे, चारा घोटाला के लिए माफी मांगेंगे। क्या किस चीज की माफी मांग रहे हैं आप? 33% रिजर्वेशन जेडपी आप क्या बात कर रही है? और अभी भी जो बिल आई है वो बिल अधूरा है। ओबीसी महिलाओं को उसमें अधिकार ही नहीं दिया आपने, इसीलिए तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, नाजिया जी, वापस से आऊंगा आपके पास। दिलीप जी, बहस आप सुन रहे थे, तर्क वितर्क भी हो रहे हैं लगातार,
लेकिन क्या कहते हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आने वाले चुनाव में इसको लेकर क्या तवज्जो दी जाएगी? देखिए, मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो मैं जातिगत चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ना मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूँ, ना मैं जातिगत रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ। मेरा ये मानना है कि इस देश में जो भी गरीब तबका है, जिसका संसाधनों के अभाव में सामाजिक उत्थान नहीं हो पा रहा है, और यही हमारे देश के संविधान की मूल भावना है। आर्टिकल 340 में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जो एजुकेशनली और फाइनेंशियली और सोशली, तो एजुकेशनली, सोशली और फाइनेंशियली वीक कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर आप संविधान की मूल भावना को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितनी भी रीजनल पार्टी है, अगर वो वास्तव में इस देश में सामाजिक प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति वो जिस भी जाति धर्म का हो, उसको अगर संसाधनों की जरूरत है उत्थान करने के लिए, तो वो संसाधन उसको मिलने चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए जिसको उसकी वाकई में जरूरत है। जाति के आधार पर नहीं। बहुत सारी SC, ST, OBC में ऐसे परिवार है जो बहुत वेल ऑफ है, एजुकेशनली भी वेल ऑफ है, सोशली भी वेल ऑफ है, उनको आज रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जाति का रिजर्वेशन है। ठीक है नाजिया जी, वापस से आऊंगा। दिलीप जी की पूरी बात सुन लें पहले। जी दिलीप जी। नहीं, आपको अगर ज्यादा जल्दी तो आपको पहले बोल लेने दीजिए, मैं शांत बैठा हूँ। नहीं, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं नाजिया जी की ओर बढ़ूंगा। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश में अगर हम व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं, तो हम व्यक्ति की स्थिति देख करके बात करें, जाति की स्थिति देख करके बात ना करें। और अगर जातिगत चीजों से उत्थान हो रहा होता तो रिजर्वेशन। दिलीप जी आपकी इस बात से समझा जाए, समय की बाध्यता है, जल्दी से सवाल कर लेता हूं। आपकी इस बात से समझा जाए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उससे स्थिति सुधरेगी या और ज्यादा खराब हो जाएगी? खराब होगी, बिल्कुल खराब होगी। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। ठीक है, समय की बाध्यता है दिलीप जी। नाजिया जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, मैं अपनी बात इतना रखना चाह रही हूँ कि मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठ करके बहुत बड़े इत्मीनान से कहा है कि भारत संविधान से चलेगा, पर भारत के मुसलमान इस्लाम से चलेंगे। तो लाइन लगा करके सारे मुसलमान बलात्कारियों को सरतन से जुदा किया जाए। दूसरी चीज है कि अब आकर के ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा रही है और वोट बैंक की राजनीति जो राहुल गांधी जी और विपक्षी दल कर रहे हैं, मटन पका के खा रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं कि हम ब्राह्मण पंडित की तरह खाना खाते हैं, प्रियंका वाड्रा समझाती हैं, ये सब झूठ झाट के इसमें अब जनता नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली। चलिए ठीक है नाजिया जी, ठीक है, समय की बाध्यता है, जल्दी से राकेश जी का वर्जन ले लेता हूं मैं। राकेश जी क्या कहेंगे? 70 साल में जो गलती हुई अब उसको सुधारने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना अगर हो जाती है तो इसका फायदा नहीं नुकसान है दिलीप जी के मुताबिक। नहीं, दिलीप जी को मैं रिप्लाई ये देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश में गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जातीय आधार में नहीं मिलना चाहिए। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आज भी देश में SC और ST को छोड़ दिया, बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनका अगर इनकम 7 लाख पर ईयर से ज्यादा है तो उनको उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। आज भी आप देखो तो वो रिजर्वेशन मिल ही रहा है ना उनको। तो ये दिलीप जी का ये कहना कि गरीबी को तो मिलेगा ही, मगर अगर सर्वे किया जाता है तो आप इस देश का संसाधन हो, अधिकार हो, इसको बराबर बांट सकते हैं। लेकिन राकेश जी, दिलीप जी का यह भी कहना था कि जिसे जरूरत है आरक्षण की उसे ही मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कांग्रेस से राकेश जी, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ नाजिया खान जी जुड़ी हुई थी। चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आर पार में बात हो रही थी जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना को लेकर कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं तो कुछ पार्टियां समर्थन कर रही हैं। अब आने वाले वक्त में 2024 से पहले क्या जातीय जनगणना होगी या नहीं, इस पर भी सवाल बना हुआ है। आर पार की विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।